स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। तो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबिलिटी का और एनर्जी का क्या रिलेशन है? तो स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ द कंपाउंड. Okay, it means if a compound have less energy, it means it is stable, whereas a compound having more energy is less stable or unstable. और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? हमें पता है कि MOT ने हमें बताया बेंजीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल. हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि बेंजीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल. वाई? ड्यू टू एक्सटेंसिव delocalization. These two words, extraordinary stable and extensive delocalization, you have to remind or remember them and you have to write them. These are called as keyword. There are some terms which are very important to write in the examination paper in order to get maximum marks. तो बेंजीन अकॉर्डिंग टू MOT के बेंजीन इज़ वेरी स्टेबल एंड इसमें एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन है लाइक दिस. आपको याद ही होगा ये पाई ऑर्बिटल्स जो है दे आर delocalized and due to this delocalization resonance is generated and due to this molecule of benzene becomes very stable. अच्छा जी, अब इसको ये तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था MOT का एंड वी वांट टू कंफर्म इट एक्सपेरिमेंटली कि क्या ये उस स्टेटमेंट को एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर रहा है कि बेंजीन वाकई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल है. इसके लिए क्या किया जाता है कि वी हैव टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल. एक्सपेरिमेंटली हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फिर हमें इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थर्मोकेमिकल एविडेंसेस लेने पड़ेंगे. और ये थर्मोकेमिकल एविडेंसेस में अब हम क्या करेंगे कि वी विल कंपेयर एनर्जी ऑफ बेंजीन विद द हाइपोथेटिकल 1,3,5 साइक्लोहेक्सा ट्राइएन. अच्छा जी, अब ट्राइएन, दिस इज एक्चुअली ट्राइएन. ऐसा कोई कंपाउंड एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता. वाई वी आर कॉलिंग इट हाइपोथेटिकल? बिकॉज ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता अगर ऑल्टरनेट पाई सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कॉन्जुगेशन है, तो उसकी वजह से डीलोकलाइजेशन हो जाती है और उसकी वजह से रेजोनेंस हो जाती है. लेकिन हम सपोज करते हैं कि एक बेंजीन है, एक मॉलिक्यूल बेंजीन का है जिसमें हमें पता है डीलोकलाइजेशन है और उसकी वजह से रेजोनेंस है एंड इट इज़ स्टेबल. दूसरा हम सपोज करेंगे जी देयर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ रेजोनेंस और ये बॉन्ड्स जो हैं ये लोकलाइज्ड हैं, कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे कि वी विल कंपेयर एनर्जी ऑफ दिस कंपाउंड विद एनर्जी ऑफ द बेंजीन एंड देन जो है वो हमारा आंसर क्लियर होगा कि वाकई बेंजीन स्टेबल मॉलिक्यूल है या नहीं. अच्छा जी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए वी हैव टू कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. प्रीवियस चैप्टर्स में भी आपने पढ़ा है कि अगर डबल बॉन्ड जिन मॉलिक्यूल्स में है अनसैचुरेटेड कंपाउंड की हाइड्रोजनेशन की जाए तो क्या होता है कि वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं एंड दे लिबरेट एनर्जी विच इज़ कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. और ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि इट इज इंडिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड्स. यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है इट्स अ
क्वांटिटेटिव टेस्ट भी है कि कितने डबल बॉन्ड्स हैं किसी मॉलिक्यूल में। तो हीट, अगर 2 डबल बॉन्ड है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डबल हो जाएगी, अगर 3 है तो 3 गुना हो जाएगी। तो अगर हम जब कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं, और अगर हमें एक बॉन्ड के वो जो हमारे पास ऑलरेडी डाटा है उसके 4 टाइम्स आ रही है, इट मीन्स कि इस कंपाउंड में 4 डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं। तो अगर हम लें 1 साइक्लोहेक्सेन और उसकी हम हाइड्रोजनेशन करें, क्या होगा? ये दिस इज 1 साइक्लोहेक्सेन, और किस में अब ये कन्वर्ट हो गई? साइक्लोहेक्सेन में। अब ये इसका मतलब ये है कि यहाँ CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है और CH2 है। अब ये हाइड्रोजन जो है, ये बॉन्ड, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है और हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया। पहले क्या था यहाँ? CH, बाकी सारे CH2 ही थे। ये जब पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे CH2 ऐड हो गया और साइक्लोहेक्सेन हमें हासिल होगा। अब इसमें जो हीट लिबरेट होती है, दिस इज इक्वल टू 119.5 किलो जाउल पर मोल। एक चीज़ बेटा और देखें कि ये मोल के साथ मैंने MOLE नहीं लिखा। E क्यों नहीं लिखा? मोल का जो यूनिट है इट इज़ MOL मोल। जब हम एज ए यूनिट यूज़ करेंगे तो MOL लिखेंगे, MOLE नहीं लिखेंगे। अच्छा जी, अगर इसी तरह अगर हम एक लेते हैं ओपन चेन इथीन लेते हैं, और अगर हम इसकी हाइड्रोजनेशन करें, और आपको पता है कि ये रिएक्शन जो है इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और प्लेडियम, और लेकिन जब एट रूम टेम्परेचर, लेकिन जब निकल यूज़ करेंगे तो उस वक्त टेम्परेचर कितना होगा? 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और निकल एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिमिलरली हमें यहाँ क्या मिलेगा? इथीन कन्वर्ट हो जाएगी इथेन में, और जो हीट लिबरेट हुई है दिस इज ऑल्सो 119.5 किलो जूल पर मोल। माइनस साइन इंडिकेट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी इतनी हीट रिलीज हो रही है। ऑलराइट, अब अगर हमारे पास 1,2 साइक्लोहेक्साडाइईन हो तो इट इज एक्सपेक्टेड कि इसकी हीट, जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, वो क्या हो जानी चाहिए? डबल हो जानी चाहिए। ये जी, और कंडीशंस यहाँ भी सेम रहेंगी। अब 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होंगे और आपको क्या मिलेगा? साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। तो अब हमारे पास जो थ्योरेटिकल डेल्टा H है वो क्या होना चाहिए? -119.5 इंटू 2, यूनिट सेम रहेंगे। और ये हमारे पास जी वैल्यू हमें जो मिलती है ये होनी चाहिए -239। लेकिन हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे थे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो हमने देखा कि जब 113 साइक्लोहेक्साडाइईन को हम हाइड्रोजनेशन करते हैं इसकी, और इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू साइक्लोहेक्सेन, तो जो एक्सपेक्टेड हीट थी दैट वाज 239, लेकिन एक्चुअली जो रिलीज हुई है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इट इज़ 231.5, 7.5 किलो जूल पर मोल जो
हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो लेस रिलीज हुई है। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम अब यहाँ पे यह हाइपोथेटिकल कंपाउंड जो कहा था 135 साइक्लोहेक्साट्राईन, अगर इसकी हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लें और इसकी हाइड्रोजनेशन करें और इसको साइक्लोहेक्सीन में कन्वर्ट करें तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो थ्योरेटिकली है, वो कितनी होनी चाहिए? -358.5 किलो जूल पर मोल। लेकिन प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व जो हमें मिलती है वो एक्चुअल में मिलती है -208 किलो जूल पर मोल। ऑलराइट, और फिर हम बेंजीन लेते हैं और बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करें और इसको अगर साइक्लोहेक्सीन में कन्वर्ट करें तो हमें जो एनर्जी मिलती है वो कितनी है? 208 किलो जूल पर मोल। ये जो मॉलिक्यूल हमने हाइपोथेटिकल किया था, सपोज एक्चुअली ये बेंजीन ही है, यानी ये काम हम नहीं, अगर प्रैक्टिकली करना चाह रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि एक मॉलिक्यूल हम 135 साइक्लोहेक्साट्राईन कहीं से लेके आएंगे और एक बेंजीन कहीं से लाएंगे, कोई अलहदा चीज़ें, ऐसी कोई बात नहीं है। बेंजीन तो बेंजीन और 135 साइक्लोहेक्साट्राईन आर द सेम, यानी वो बेंजीन ही है। और ये कंपाउंड, जो इस तरह का कंपाउंड प्रैक्टिकली नहीं बन सकता। ये क्या है, जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो इसमें अल्टीमेटली डीलोकलाइजेशन पैदा होगी और डीलोकलाइजेशन के नतीजे में रेजोनेंस हो जाएगी। सो जब इसकी हम हाइड्रोजनेशन करते हैं और जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड होती है वो कितनी है? इट इज़ -208 किलो जूल पर मोल। एंड द डिफरेंस क्या है? इट मीन्स एक्सपेक्टेड हम कर रहे थे 358.5 और अब हमें एक्चुअल में जो रिलीज हुई है 208। ठीक हो गया। तो अब क्वेश्चन इज दिस कि ये जो 150 की अमाउंट जो लेस आई है, यहाँ पे किसका डिफरेंस है? 150 का, और यहाँ पे भी डिफरेंस एक्सपेक्टेड और उसमें कितना था? 7.5 किलो जूल का। अब ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस, ये एनर्जी कहाँ गई? तो रीज़न इज दिस कि इस तरह का कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता जब ऐसी सिचुएशन होगी, डीलोकलाइजेशन होगी और डीलोकलाइजेशन की वजह से रेजोनेंस प्रोड्यूस होगी, और इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक हो गया। और इट मीन्स कि दिस मॉलिक्यूल इज ऑलरेडी हैज़ रिलीज्ड एनर्जी और पहले ही इसके पास कम एनर्जी है और इसने इसलिए 208 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज की है। अब ये जो 150 है किलो जूल पर मोल, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी, और ये रेजोनेंस के प्रोड्यूस होने की वजह से पहले ही मॉलिक्यूल रिलीज कर चुका है और स्टेबल हो चुका है। सो बेंजीन इज स्टेबल। क्यों स्टेबल है? क्योंकि जब ये सिचुएशन होती है इसमें डीलोकलाइजेशन है और उसकी वजह से रेजोनेंस है और मॉलिक्यूल पहले ही इसको रिलीज कर चुका है। अब हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमने की तो हमारे पास कितनी आई? 208 किलो जूल पर मोल। हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? 358.5, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि ऑलरेडी ही मॉलिक्यूल स्टेबल था, उसने ऑलरेडी ही 150 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो हीट रिलीज करके स्टेबिलिटी गेन कर ली थी। और 1,2 साइक्लोहेक्साडाईन में भी सिचुएशन क्या है? अब यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है, इट इज़ पार्टली कॉन्जुगेशन, इट इज पार्टली कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड
सिस्टम है यहाँ पे, बट यहाँ क्या है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन इस केस में। और उसकी वजह से क्या है, रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी पार्टली कॉन्जुगेशन है, इसी वजह से यहाँ पे मॉलिक्यूल में जब कॉन्जुगेशन आती है तो उसकी वजह से 7.5 किलो जूल पर मोल ये रिलीज करके स्टेबल, ऑलरेडी कंपैरेटिवली स्टेबल हो जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो बेंजीन है इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, और उसकी वजह से कंप्लीट कॉन्जुगेशन की वजह से क्या हो जाता है, डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन की वजह से रेजोनेंस, और ये जब सिचुएशन आती है तो मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज करके ऑलरेडी ही स्टेबल होता है। सो इन दिस वे यू कैन कंपेयर एनर्जीज ऑफ 3 कंपाउंड्स। ठीक है, 1,3-1,3-हेक्साल, 1,3-साइक्लोहेक्साल डाइईन, 1,3-5 साइक्लोहेक्साल ट्राइईन और बेंजीन। लेकिन दिस इज ओनली हाइपोथेटिकल, एक्चुअल सिचुएशन इज दिस। ओके बेटा, थैंक यू।